सुप्रीम कोर्ट में 73 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उस पर सुनवाई का दूसरा दिन है। पहले दिन की सुनवाई में लगभग सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया कि हम अंतरिम आदेश जारी करने जा रहे हैं, लेकिन उसी वक्त केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया कि अंतरिम आदेश जारी करने से पहले हमारे पक्ष को पूरी तरीके से सुना जाए। वहीं 7 बीजेपी समर्थित राज्य जो सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने याचिका दाखिल की है, उन्होंने भी ये गुजारिश सुप्रीम कोर्ट से की कि हमें अपनी बातों को रखने का मौका दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज दोपहर 2 बजे के लिए सुनवाई का समय जो है वो मुकर्रर किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 अहम बातें कल कही थी जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आदेश जारी करने जा रहे हैं। पहला, वक्फ बाय यूजर की अगर कोई प्रॉपर्टी है जिस पर किसी भी ट्रिब्यूनल का या फिर कोर्ट का फैसला आ गया है तो सरकार उसे डी नोटिफाइड नहीं करेगी। दूसरा, इस पूरे मामले में यानी वक्फ संशोधन कानून में जो कलेक्टर की भूमिका को महत्वपूर्ण करार दिया गया है, उस महत्वपूर्ण भूमिका में कलेक्टर का क्या कुछ अधिकार होगा, इन पर सुप्रीम कोर्ट आज अपनी अंतरिम आदेश में फैसला देगा। और तीसरा, जो वक्फ बोर्ड में जो 2 गैर मुस्लिमों की एंट्री की गई है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कल ऐतराज जताया था और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या किसी मंदिर के ट्रस्ट में या फिर किसी मंदिर की कमेटी में किसी गैर हिंदू को रखा जा सकता है। अगर ऐसा नहीं किया जा सकता तो फिर वक्फ बोर्ड में किसी 2 गैर जो मुस्लिम है उनको कैसे रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट आज इन्हीं 3 बिंदुओं पर जो अपना आदेश है वो सुनाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ दलीलें रखी जाती हैं, इसके अलावा राज्य सरकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ बातें रखी जाती हैं। कल मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने कोर्ट में कल कहा कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी बातों को रख लेगी, अपना पक्ष अदालत में रख लेगी, तो उनके पक्ष पर उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए, उन्हें जवाब देने के लिए 10-10 मिनट का मौका दिया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया। आज हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के। हमारे साथ पूजा मिश्रा जी जुड़ेंगी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और हमारे साथ रुद्र प्रताप सिंह हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ये 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे इस पूरे वक्फ संशोधन कानून को लेकर। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने जब बेंच उठ रही थी उस समय एक अहम बात भी कही कि इस मामले में जो हिंसा हुई वो हिंसा हमें चिंता में डाल रही है, वो हमें परेशान करने वाली है, जिस पर केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने कहा कि इस पूरे मामले में ऐसा तो नहीं कि अदालत पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका जवाब कपिल सिब्बल जो दूसरी तरफ से अपीयर हो रहे थे यानी याचिकाकर्ता की तरफ से, उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल सही नहीं है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ पूजा मिश्रा जी और रुद्र प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बेहद स्वागत है। पूजा मिश्रा जी, सबसे पहला सवाल आपसे। सुप्रीम कोर्ट ने कमोबेश ये तय कर दिया है कि आज अंतरिम आदेश जारी करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल की सुनवाई में यानी बुधवार की जो सुनवाई हुई थी उसमें इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया कि हम नए कानून पर कोई भी रोक नहीं लगाने जा रहे हैं। हाँ, हम अंतरिम आदेश जरूर जारी करेंगे। आशीष जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। आशीष जी, जो जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जो बातें हैं अगर आप उठा करके देखेंगे तो आप देखेंगे विपक्ष भी तो यही कह रहा है कि आपको जो है जिन चीजों से आपत्ति थी उन्हीं चीजों पर आपत्ति जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है दिखाई हुई है। और हालांकि अभी तो आज वेट करने की जरूरत है कि 2 बजे से फिर जब कार्रवाई चालू होगी तो पता चलेगा, क्योंकि कल दिन भर हम सबने सुना ही कि सुप्रीम कोर्ट के जो लेकिन पूजा जी, विपक्ष को तो आपत्ति पूरे कानून में संशोधन से ही है। ऐसा तो नहीं है कि केवल 3 पॉइंट या 2 पॉइंट पर विपक्ष को आपत्ति है। विपक्ष तो कह रहा है कि पूरा जो संशोधित कानून है वही असंवैधानिक है, गलत है। हमने जब कहा कि असंवैधानिक है तो हमने आपको पता है कि अनुच्छेद 25 और 26 का हवाला दिया, और 25 और 26 का हवाला अभी भी दिया जा रहा है कि वो जो है असंवैधानिक इसी आधार पर हो रहा है। हमने कहा कि उसमें जो है अगर आपको पता है कि ये जो है सेंट्रल स्टैट्यूटरी बॉडीज है मुस्लिम का वक्फ बोर्ड जो है, और स्टेट स्टैट्यूटरी बॉडीज हिंदू के हैं। अब क्योंकि ये सेंट्रल स्टैट्यूटरी बॉडीज है, इस पर डिस्कशन चल रहा है, बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रहा है। जो हिंदू के और अदर धर्म के स्टेट स्टैट्यूटरी बॉडीज है, अगर आज आप जो है वक्फ संपत्ति को कह रहे हैं कि सरकार के पास में आना चाहिए क्योंकि आपको मुस्लिमों की उत्थान करना है, कल को आप कहेंगे कि जो स्टेट स्टैट्यूटरी बॉडीज है अलग अलग सरकार ने ये कब कहा पूजा जी कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो सरकार के पास आना चाहिए?
मुझे तो ऐसा कोई स्टेटमेंट मंशा याद नहीं सरकार है। की साफ मुझे साफ दो यही है, स्टेटमेंट बिल्कुल। याद हैं किरण रिजिजू साहब के और अमित शाह जी के, जिन्होंने कहा कि वक्त तो हमेशा ही मुसलमानों का है। आपको किरण रिजिजू साहब का वो भी आशीष जी याद होगा ना स्टेटमेंट, जो जिसमें उन्होंने कहा था कि 2025 से पहले जो चीजें हो गई हैं उनको हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही जब ये लॉ बनता है, आपको पता है 8 अप्रैल को जब बनता है, तो उसके बाद में चालू हो जाती है तो जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कि अब जो है वक्फ की जमीनें हैं उन पे जांच की जाएगी, उनके डॉक्यूमेंटेशन किए जाएंगे। तो फिर कहने का तो आशय नहीं रह जाता है ना कि जब शुरुआत में बिल की बात चलती है तो हमारे किरण रिजिजू जी खड़े होते हैं और कहते हैं कि 2025 से पहले वक्फ संपत्तियों को लेकर के जो भी हुआ है, जिसमें डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट तो भाई चलेगा ही आगे, और जिसमें नहीं उसको हम्म। हाथ नहीं लगाया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है जब लॉ बनता है, तो आप जो उनकी मंशा है वो और उनके कहने में कितना डिफरेंस है, तो शुरुआत से देखते चले आ रहे हैं। उनकी मंशा आपको भी पता है कि जो ये बिल अगर पास हो जाता है और बिल अगर लागू हो जाता है तो उत्तर प्रदेश में जो वक्फ संपत्ति की 61% संपत्तियां हैं वो सरकार के हाथ में आ जाएगी। और जो कलेक्टर जो बात कर रहे हैं, हम किन कलेक्टर की बात करें, किन देखिए, बिल प्रशासन तो की बात पास भी हो करें, गया है, बिल लागू भी हो चुका है, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है पूजा जी। तो तभी तो जो है मुख्यमंत्री कह रहे थे हमारे, हमने क्या कहा 8 अप्रैल को जो है बिल पास हो जाता है, आपको पता है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के लेकिन एक मुख्यमंत्री बात आ जाते बताइए हैं कहने पूजा के लिए जी, कि अब हमें एक संपत्ति संपत्ति चाहिए आपके होगी। पास भी होगी पूजा जी, घर आपके पास भी होगा। आपका घर अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है, दाखिल खारिज है, रजिस्ट्री है, तो कोई आपके घर पर कब्जा कैसे कर लेगा? संभव है क्या? हमारा मुल्क तो संविधान और कानून से चलता है ना। आशीष जी सही कह रहे हैं। मेरे एक गांव का भी घर है, मेरे जो है बाबा 2024 में जो है एक्सपायर कर गए हुए हैं, और उनके बाबा ने भी शायद उनको डॉक्यूमेंट नहीं दिया था। अब हम उसको साबित कैसे करें? वो घर है हमारा, हमारा पुश्तैनी घर है, और उसमें हमारी पूरी खानदान रहते हुए चली हुई हम्म। आई है। लेकिन अब उसके कागज अगर आप ले जाकर के देखेंगे वो आबादी में हम्म। है, कुछ हमारी जमीन पर है, वो कागज कैसे सब प्रेस करेंगे हम, जिसमें हमारा पूरा खानदान रहता चला आया हुआ है। अगर आप जाकर के पता हम्म। करेंगे तो जो गांव की चीजें, ये तो तथ्य है ना। लेकिन ये बताइए, आपके भी समय गांव में रहते तथ्य तो ऐसे रेवेन्यू होगा। रिकॉर्ड में उसको दर्ज तो कराया जा सकता है, दर्ज तो कराया जा यही सकता था ना। यही तो बहरहाल रिजवी विपत्ति साहब भी है हमारे साथ आशीष जुड़ गए जी, हैं। मैं आता हूं यही पूजा तो जी आपके विपत्ति पास है। और रुद्र जी आपके पास। जी। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब, आपका इंडिया डेली में बेहद स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने कल साफ कर दिया कि वो अंतरिम आदेश जारी करने जा रहे हैं। बिंदु भी आपको पता है कि 3 अहम बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश जारी करने जा रहा है, लेकिन कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि हम नए कानून पर रोक नहीं लगाएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहरहाल वो सुप्रीम है, आला अदालत है। तो आला अदालत को जब वहाँ पर अर्ज गुजाश्त करने के लिए, दरख्वास्त देने के लिए बहुत सारे लोग गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को सुनना भी ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट को सुना जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या आदेश करता है, क्या नहीं करता है, ये अलग सी बात है। पहले तौर पर कल जो बात हुई, कल तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर जिस तरीके से अपील करने वाले थे, वो गुजारिश करने वाले लोग थे, तो उनकी यकसर इस बात को कहते हुए मना कर दिया कि हम कानून पर रोक नहीं लगा सकते। हाँ, 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंटों पर सुप्रीम कोर्ट ने बात की है। और उस पर जो है वो ये गौर करना चाहिए, जैसे डीएम की बात, डीएम की व्यवस्था जो नए कानून में है, तो डीएम की व्यवस्था पर सवाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और बोर्डों में जो सेंट्रल काउंसिल वक्फ बोर्ड है और उत्तर प्रदेश का वक्फ बोर्ड, या स्टेट का, आदर्श स्टेट का वक्फ बोर्ड, तो 2 बॉडियां होती हैं। तो इन 2 बॉडियों में अलग अलग लोग नामित होते हैं। इसमें 2 गैर मुस्लिम नामित करने की जहां तक बात है, उस पर एतराज़ जताया है। बाकी तो अला हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम कानून को कायम रखा है। अब रह गई बात, दरअसल मुसलमानों को जो बरगलाने बहकाने वाली जो बात है, वो जो सियासी लोग हैं और जिन लोगों ने वक्फ की ज़मीनों पर कब्जे कर रखे हैं, अपनी आलीशान बिल्डिंगें बना रखी हैं, शॉपिंग कम्प्लेक्स बना रखे हैं, माहाना लाखों रुपए की आमदनी होती है, तो उन लोगों को डर और खौफ है कि कहीं ये माहाना लाखों की आमदनी बंद ना हो जाए, कहीं ये आशियाना छिन ना जाए, कहीं ये शॉपिंग कम्प्लेक्स हमारे हाथ से निकल ना जाए। इस बात का डर है। इसी वजह से जो है वो धरना प्रदर्शन, एहतजाज, एजिटेशन, हिंसा, ये तमाम चीज़ें ये कर रहे हैं। खैर, धरना प्रदर्शन करना हर शख्स का अधिकार है, और हमारे जमहूरी निज़ाम में एक अच्छी बात यही है कि हर आदमी को इस बात के अधिकार हासिल हैं कि वो
एहतजाज कर सकता है, मगर हिंसक एहतजाज की इजाज़त जो है वो कोई नहीं देता है। इस्लाम रवादारी का मज़हब है और रवादारी के साथ, अमन शांति के साथ इस्लाम हर काम को करने के लिए बात कहता है। और तशद्दुद का कायल नहीं है इस्लाम। इस्लाम तशद्दुद का कायल नहीं है। जिस तरीके से हिंसा हो रही है, तशद्दुद हो रहा है, ये गलत है, सरासर गलत है, इसकी हम निंदा करते हैं। और देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर पर एतराज़ जताया है और 2 गैर मुस्लिम पे एतराज़ जताया। मैं आपको बताऊं, ज़रा सा मुझे टाइम चाहिए। देखिए, लगभग 1950 का एक जी जी। ट्रस्ट है हुसैनाबाद ट्रस्ट, लखनऊ में। तो वो ट्रस्ट जो है वो उसका काम है मजहबी जुलूस निकालना, मुहर्रम, ताज़ियतदारी वगैरह के जुलूस, मजहबी कार्यक्रम वो करते हैं। उसमें ऑलरेडी 1950 से लेकर के अब तक एक गैर मुस्लिम हमेशा वहाँ पे नामित होता चला आया है। एक बात। अब मैं दूसरी मिसाल देता हूँ। हज़रत शाह वारिस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह एक सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं देवा शरीफ में, सब लोग जानते हैं। हिंदू मुस्लिम सब लोग वहाँ पे अक़ीदत का इज़हार जी। करते हैं, जाते हैं, आते हैं। उनका एक ट्रस्ट है, देवा शरीफ शाह वारिस अली शाह साहब का ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट में एक गैर मुस्लिम आज से नहीं, तो उनको इंतकाल किए हुए 100 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़र गया। जब से ट्रस्ट बना है तब से लेकर के आज तक हम्म। हमेशा एक गैर मुस्लिम शख्स जो है यही बात जो आप बात कह रहे हैं ना रिजवी साहब, यही बात तो कल केंद्र सरकार की तरफ से बोली गई कि ऐसा तो है नहीं कि पहली बार एंट्री हो रही है। इससे पहले भी कई राज्य सरकारों के जो बोर्ड रहे हैं उनपे भी जो गैर मुस्लिम है वो हमेशा अपॉइंट होते रहे हैं। तो इसमें कोई नई बात है नहीं, लेकिन ऐतराज जताया जा रहा है। बहरहाल रुद्र जी को भी मैं डिबेट में लाना चाहूंगा। रुद्र जी, लगभग क्लियर हो चुका है कि अंतरिम आदेश क्या आ रहा है, लेकिन ये बात बेहद जरूरी है लोगों को जानना कि 1923 में जब कानून बना उस समय इस बात को कहा गया कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है। 1954 में जब भारत आजाद हुआ 1947 में और 54 में जब पार्लियामेंट से ये कानून बना, तब भी इस बात को कहा गया कि रजिस्ट्रेशन जो आपकी प्रॉपर्टीज का है वो जरूरी है। 1995 में जब पहली बार संशोधन हुआ उस समय भी इस बात को कहा गया कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है। 2013 में जब इस कानून में संशोधन किया गया उस समय भी ये कहा गया कि रजिस्ट्रेशन जो है वो जरूरी है। 2025 में भी वही बात तो कही जा रही है कि अगर आपकी संपत्ति है तो आप उसको रजिस्टर्ड कराइए। इसमें गलत कहां है सरकार? देखिए आशीष जी, ये पूरे जो मसला है उसमें यही एक दिक्कत आ रही है कि लोग उसको गलत तरीके से ले रहे हैं। अगर किसी चीज का रजिस्ट्रेशन होता है तो इसमें गलत क्या है? ये तो अच्छी बात है ना कि सारी चीजें ऑन पेपर होनी चाहिए, ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। भाई देश में संविधान चल रहा है तो संविधान के अनुसार चीजें चलनी चाहिए। और जो रिजवी जी ने देखी बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा, उन्होंने बड़ी स्पष्टता से बताया कि दिक्कत किसको है। दिक्कत उन्हीं लोगों को है जिन लोगों ने इस जमीनों पर कब्जा करके अपना व्यक्तिगत स्वार्थ में उसका उपयोग कर रहे हैं, उन्हीं को दिक्कत है। नहीं तो अगर मैं हूं, आप हैं, अगर मुझसे कोई आप या आपसे कोई आईडी मांग ले तो आप दिखाने में आपको क्या दिक्कत है? आपके पास आईडी बनी पड़ी है, उसमें क्या दिक्कत है? आप बताएंगे कि मैं आशीष जी हूं, आप यहाँ वर्किंग है, इसमें क्या दिक्कत? परेशानी किसको होती है? परेशानी और दिक्कत वो होती है ना जो किसी चीज की बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जैसे पूजा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि उनकी पुश्तैनी जो मकान है उनके पेपर नहीं है। पूजा जी, आप इकलौते इस देश के निवासी नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति बताइए, आशीष जी भी कहीं के रहने वाले होंगे या रिजवी जी भी कहीं के रहने वाले हैं। हमारे बाप दादा के हर लोगों की जो जमीन जायदाद पुश्तैनी मकान है सबके पेपर हैं वहां, यहाँ तक कि बाग बगीचे तक के भी पेपर होते हैं गांव में। ऐसा नहीं है कि जो आप बता रही हैं वो एक यूनिक चीज बता रही हैं और किसी को नहीं पता है। सवाल सिर्फ ये उठता है कि जब आप संवैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, हमारे यहाँ सर्वोच्च संस्था है सुप्रीम कोर्ट, अब वहां सुनवाई हो रही है, आपकी बातें रखी जा रही है। जिस भी राजनीतिक दल को आपने देखा होगा, कोई राजनीतिक दल अपना पक्ष नहीं रख रहा है। अगर जो सरकारें, जैसे ममता जी कह रही हैं कि हम लागू होने नहीं देंगे, तो ममता जी एक पार्टी बन के आनी चाहिए ना वेस्ट बंगाल की सरकार कि हम नहीं लागू होने देंगे और इसकी वजह ये है। तो संवैधानिक तरीके से तो आप मानने अच्छा, को तैयार यहाँ ही भी नहीं। लोगों को भरमाया जा रहा है क्योंकि ये सेंटर एक्ट है, कंकरेंट में है नहीं कि आप इसे कह देंगे कि हम लागू नहीं करेंगे। ये सेंटर एक्ट है, ये मैंडेट है, यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट। आशीष जी, केवल बात सबसे बड़ी समझने वाली ये बात है ना कि जो लोग संविधान लेकर के घूम रहे हैं वही लोग संविधान को मानने को लिए तैयार नहीं है। आप एक बात बताइए, संसद से पास कोई भी संविधान को आप कैसे मना कर सकते हैं? और आप बात करते हैं कि देश संविधान खतरे में। भाई संविधान को आप तो सिरे से नकार रहे हैं ना। मैंने क्या कहा कि अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं,
या जितने लोगों का अभी जैसे जितनी याचिकाएं पड़ी हैं उससे ज्यादा भी पड़ सकती हैं, किसी को और दिक्कत हो सकती है। हम और आप जा सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप जाइए ना, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए और अपना पक्ष मजबूती से रखिए। जो जनता के बीच आप पक्ष अपना रख रहे हैं और जो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बेहतर तो आपके पास विकल्प ये होता कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते और मजबूती से रखते। जो राज्य सरकारें इसको मानने से मना कर रही हैं, वो राज्य सरकारें भी तो आ सकती हैं सुप्रीम कोर्ट अपना पक्ष रखने के लिए, क्योंकि देखिए संसद में तो सबने अपना पक्ष रख लिया है, जिसके भी वहां पर प्रतिनिधि थे सबने अपना अपना पक्ष रखा। अगर आपको लगता है कि फिर भी ये गैर संवैधानिक है और इसको बदला जाना चाहिए या इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, तो हर सरकारें आ सकती है सुप्रीम कोर्ट में, वो अपने पक्ष को रखिए। तो इसमें बुराई क्या है? या राजनीतिक दल के तौर पर आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं कि इससे देश की का माहौल बिगड़ सकता है, या कुछ भी आप अपना पक्ष रख करके सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। तो वो पक्ष रखने की बजाय आप उन मैं डिबेट में 1 मिनट का समय लूंगा। हमारे साथ यादव जी आ गए हैं, ये याचिकाकर्ता के वकील हैं। एक बार कानूनी पहलू को समझ लें, उसके बाद पूजा जी मैं आपके पास आऊंगा। यादव जी, कल लगभग ये क्लियर हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जो आदेश है वो जारी करने जा रहा है। 3 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बड़े क्लियर कर दिए कि हम इन पर आदेश जारी करेंगे। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि हम पहले राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को सुनेंगे और उसके बाद आदेश जारी करेंगे। कमोबेश जिन मांगों को लेकर आप आए थे उन मांगों पर पूरा होते हुए देख रहे हैं। हालांकि आप तो ये चाहते थे कि पूरा संशोधन रद्द हो जाए, वो भी नहीं होगा। रोक की मांग की थी, वो भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, 2 पॉइंट्स पे थोड़ी राहत मिलती दिख रही है। देखिए, जो 2 पॉइंट मुख्यतः है, जो अमेंडमेंट में वो है, जो आर्टिकल 26 और आर्टिकल 14 का डायरेक्ट वायलेशन है, उस चीज़ पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस रेडी हो गए हैं एक तरह से इंटरिम ऑर्डर पास करने के लिए। बाकी जहां तक रहे सवाल कि आप कहते हैं कि पूरा वक्फ एक्ट ही जो है वो हो जाए, तो पूरा वक्फ एक्ट में तो कोई अमेंडमेंट की बात हुई नहीं। 3-4 सेक्शन जो अमेंड हुए हैं उनको हम चाहते हैं कि वो उसी तरह से चलते रहें। लेकिन अगर मेरा ये भी सपोर्ट है कि अगर कहीं कुछ खामियां हैं तो उसे दूर किया जाना चाहिए, चाहे वक्फ एक्ट हो या चाहे कहीं और भी हो। लेकिन कल जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो 3 बिंदुओं पर स्टे करने की तैयार थे, उसके बाद लर्नड सॉलिसिटर जनरल और राज्य सरकारों की तरफ से जो वकील सीनियर एडवोकेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हमें अभी पूरी तरह से सुना नहीं गया। इसलिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बहुत रिक्वेस्ट के बाद आज के लिए मैटर री नोटिफाइड किया है 2 बजे के लिए। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये भी इंडिकेट किया है कि मैटर आधा घंटा के अंदर फिनिश होगा और आप लोगों से तय कर लें कि कितने एडवोकेट उसको जो है सजेस्ट करेंगे। लेकिन एक बात बताइएगा, कल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी तो एतराज जताया था कि एएसआई की जो संरक्षित प्रॉपर्टी है उस पर वक्त अपना क्लेम कैसे कर सकता है वक्फ बोर्ड? देखिए, अगर आप इस चीज़ की बात कर रहे हैं तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये भी इंडिकेट किया था कि जो 200 वर्ष पुरानी प्रॉपर्टी है, आप उस पर मत आइए ना, डॉक्यूमेंट पर मैं आऊंगा, लेकिन पहले आप ये एएसआई वाले पॉइंट पर बताइए। ये एएसआई आप अपने फेवर की केवल बात कर रहे हैं। देखिए, हर आदमी अपने फेवर की बात करता है, बाकी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस तय करेंगे कि कौन किसका फेवर है, कौन किसका फेवर नहीं। लेकिन एएसआई वाली बात बता दीजिए, फिर मैं डिबेट कंटिन्यू नहीं, एएसआई की बात जहां तक है उसको हम अपना पक्ष ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने रख रहे हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस तय करेंगे कि हमारी बात सही है नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया। पूजा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पूजा जी, आपने रुद्र जी की बात सुनी, हमारे साथ याचिकाकर्ता के वकील हैं उनकी बात सुनी। अब सवाल ये उठता है कि वक्फ बाय यूजर अगर कोई प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कि एक जमीन है जिसका इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा हो वक्फ बोर्ड द्वारा, लेकिन अगर उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया गया हो तो इस बात का रिकॉर्ड कैसे मिलेगा कि इसका इस्तेमाल कब से हो रहा है? और अगर वो सरकारी संपत्ति पर हुई तो उस स्थिति में क्या हालात होंगे? आपने को पता होगा आशीष जी, सीजीआई ने कहा कि जो उपयोग करता है वो नहीं बता सकता, वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। वक्फ बाय यूजर जिसने किया हुआ दान वही कर सकता है रजिस्ट्रेशन की जो आप बात कर रहे हैं। और सीजीआई ने इस बात को बहुत क्लियर किया हुआ है कि जो पहले जब अंग्रेज नहीं आए हुए थे तो हमारे यहाँ पे कल्चर ही नहीं था पंजीकृत कराने का। तो उससे पहले की जो संपत्ति होगी तो ऑटोमेटिक वो पंजीकृत रही होगी, आप कहीं पे चले जाइए, वो नहीं था सिस्टम। उसके बाद में आप कह रहे कि जो है अब हालांकि आपका प्रश्न और बहुत सारे मैं कुछ प्रश्न मिस कर रही हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रही थी। अभी जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं मौलाना जी और सहाबुद्दीन जी, इससे पहले जो है रुद्र जी भी कह रहे थे कि कहीं से भी संपत्ति घोषित कर दे रहा है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप पूछिएगा मौलाना जी से। मौलाना जी ने कहा था कि महाकुंभ की जो जमीन जो है, जो महाकुंभ मनाया जा रहा है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे मनाया जा रहा है। पूछिए
इनसे ये कैसे बोल दे रहे थे अभी बड़ा संपत्ति का जो है समर्थन करते हैं। मौलाना जी से मुझे एक आपत्ति है, ये भाजपा के ना रिजवी एक साहब, इस प्लांटेड सवाल का व्यक्ति की जवाब तरह से दीजिएगा। पूजा मिश्रा जी का सवाल था, बिल्कुल महाकुंभ प्लांटेड की व्यक्ति की जमीन तरह को से लेकर काम आपने करते कोई हैं। बयान जहां दिया इनको था। लगता है कि समर्थन से फायदा हो जाएगा बीजेपी का, वहां समर्थन कर देंगे। जहां इनको लगता है कि मुझे अब यहाँ पे वेज क्रिएट करना चाहिए हिंदू और अरे मुस्लिम देखिए में, पूजा जी, वहां पे देखिए कैसा बयान दे पूजा जी, देंगे पूजा वेज जी, क्रिएट हो पूजा जी, जाएगा। अब ये अभी देखिएगा ये देखिए, मुझे ये ना ज्ञान जाति देने तो लग जाति जाएंगे, तौर पर जो है अपने वो इल्जाम बयान मत में वो लगाइए, बता जाति देंगे। तौर पर, मैं इनको हमेशा जाति तौर देखती पर हूँ, इल्जाम मत लगाइए, उनको लगता इल्जाम मत होगा लगाइए, भाजपा जाति तौर पर इन्फ्लुएंसी इल्जाम वगैरह मत बना लगाइए, देगी, तो उनके इल्जाम जाति अकॉर्डिंग तौर पर काम मत करते हैं। लगाइए। लगता है तुम ये बात इल्जाम करेंगे लगाना बेहतर लगता आपके है। लिए शर्मनाक है, बहुत गलत बात है। और आपको शर्म आना चाहिए किसी के ऊपर किसी का ठप्पा लगा दे। मैं कह आपने दूं नहीं कि बोला आप था, जो है आरएसएस की एजेंट आपने हैं, नहीं बोला मैं था ये कि कह वक्फ दूं बोर्ड की आप अमेरिका संपत्ति पे की है। एजेंट हैं, मैं कह आपने दूं नहीं बोला इसराइल था, के आप एजेंट हैं, तो आपने ये आपको नहीं अच्छा बोला लगेगा था क्या? कि आप महाकुंभ इसराइल वक्फ की बोर्ड की एजेंटी का काम संपत्ति पे छोड़ मनाया दीजिए। जा रहा है। आप जो इसराइल की आपने नहीं एजेंटी का बोला काम था, कर रहे हैं आप उस बात से और मुकरते सीआईए की हैं। एजेंट बनी हुई एक है, तरफ तो वक्फ सीआईए बोर्ड की का एजेंटी का समर्थन काम कर रहे छोड़ हैं जो दीजिए। आ रहा है बिल, बहुत हो गया दूसरी सीआईए की तरफ एजेंटी का। इन्हें भी चट्टुकार सीआईए की नहीं बना एजेंटी का करिए, काम कुछ आपने तो बहुत कर धर्म का लिया। अपना सम्मान आप तो करिए, मुसलमानों खुद के को लज्जा गद्दार है ना, करिए, मेरे को लज्जा आप मत मुस्लिम बताइए। कौम की गद्दारी का काम कर रही है मैडम, आप मुस्लिम कौम की गद्दारी का काम कर रही हैं। आप मुस्लिम कौम की गद्दार हैं, मुस्लिम कौम गद्दार की हैं, गद्दारी गद्दार आप हैं, कर रहे हैं भाई, आप गद्दार आप हैं, कर रहे हैं। मैं गद्दार भारत हैं। की गद्दारी नागरिक हूँ का ना, मैं चेहरा जो है मुस्लिम ना, कौम से वो आती हूँ नकाब उतार ना, दूंगा मैं मैं। मुस्लिम कौम से आपके आती हूँ, चेहरे मैं पे जो भारत की गद्दारी की नागरिक नकाब हूँ पड़ी हुई और है, उस संवैधानिक चीजों गद्दारी बात की करती हूँ। नकाब को समाजवादी उतार पार्टी दूंगा, की स्पोक्स उतारने की पर्सन हूँ, ताकत रखता समाजवादी हूँ। पार्टी की जो आपके बातें चेहरे उसको पे रखती हूँ, मुसलमानों समाजवादी की पार्टी गद्दारी का सर्वदर्शन समाज की नकाब जो बात पड़ा करती है। हुआ है, आप आस्तीन के बताइए सांप कि बनी हुई है, आपने आप भाजपा के मुसलमानों के एजेंट जैसे आस्तीन के सांप नहीं बनी हुई किया। है, वो आपने आस्तीन के सांप जो है किस निकाल अधिकार दी से बोला जाएगी। था कि जो ज्यादा है दिन दूर नहीं महाकुंभ है, जो है आस्तीन का मनाई सांप बनने जाएगी की वक्फ बोर्ड कोशिश मत की, करिए बताइए। और अमेरिका आपने की नहीं बोला एजेंटी था, मत करिए, इसराइल की आपने एजेंटी नहीं का बोला काम मत था। करिए, गद्दारी सबसे का मुझे काम मत बर्दाश्त होता करिए। है कि आपने नहीं बोला इसराइल था, की बता एजेंटी दीजिए। बहुत आप हो डिनाई गई, करिए, सीआईए की आप एजेंटी आपने डिनाई बहुत करिए कर कि ली, आपने नहीं बोला था। सीआईए की एजेंटी बहुत कर ली आपने, आपने नहीं अमेरिका बोला की था, एजेंटी आपने बहुत कर ली, आपने नहीं बोला था। इसराइल का समर्थन आप वक्फ आपने बोर्ड बहुत का कर लिया, समर्थन भी करेंगे, इसराइल इसका की जो मिला आ रहा है कि एजेंटी भाई का कुछ काम कर चेंजेस आ लिया रहे होने और चाहिए, आस्तीन और का कहीं सांप पे भी बनी खड़े हुई है। होकर आप आप बोलेंगे कि ये आप जो वक्फ है बोर्ड की वो संपत्ति है, आस्तीन का वक्फ सांप बोर्ड से बनी हुई है, पूछेंगे भी नहीं, मुसलमानों के वक्फ दरमियान बोर्ड से आस्तीन का पूछेंगे सांप भी बनी नहीं कि हुई। वक्फ बोर्ड मैडम, खुद बोलती है कि आपके नहीं चेहरे से बोलती है। नकाब आप नोच जैसे दी गई मौलाना है, आकर के बैठ इसलिए आप जाएंगे तिलमिला और रही हैं। बोलेंगे नहीं वक्फ आपके बोर्ड की चेहरे से संपत्ति है, नकाब फिर आप नोच जैसे दी गई मौलाना है आकर के बैठ और जाएंगे जो है नहीं वो वक्फ बोर्ड नकाब तो नोच गलत दी कर रहा है, जाएगी। सरकार बड़ा आइएगा अच्छा अभी काम अभी कर रही है। इलेक्शन में आपको आइएगा सरकार तो की आपको चाटुकारिता आपको करनी है, दिलाएगी, आपको करिए, अपनी हैसियत लेकिन जो हैसियत की याद संविधान आ जाएगी। अकॉर्डिंग है उस आपके पर बात अखिलेश करने में यादव थोड़ा तो मुसलमानों शर्म के करिए दुश्मन है, करिए। अखिलेश यादव थोड़ा सा मुसलमानों के शर्म करिए। दुश्मन है, आप जैसे लोग नहीं, अपनी लेकिन कौम के पूजा जी, दुश्मन है, पूजा जी, आप जैसे लोग देखिए अपनी कौम के सवाल दुश्मन सवाल है। तो वैलिड है ना प्रश्न कि की आप कागजात लोग अगर दिमाग का हैं तो मतलब कागजात तो दिखाने होंगे ना, बताना तो होगा ना। आशीष जी, मैं आपको बता दूं जितनी भी जो है वक्त की संपत्ति जब आती है, आशीष जी, अरे मौलाना मैं जी मैडम को चुप हो बोलने नहीं लीजिए, दूंगा, सबसे नहीं मैं बर्दाश्त हो मैडम रहा को है, बोलने तो मुझे दूंगा। जवाब अखिलेश देने दीजिए। यादव आपके पास मुसलमानों प्रश्न के आएगा, दुश्मन, आशीष अखिलेश जी आपके यादव पास आएगा मुसलमानों तो के आप जवाब दुश्मन, दीजिएगा, अखिलेश यादव जवाब मुसलमानों दीजिएगा। के आप गद्दार, लुढ़किएगा, आप अखिलेश लुढ़किएगा, यादव आप मुसलमानों बचिएगा के तोता गद्दार, चना की तरीके से, मुसलमानों के लेकिन अभी चुप गद्दार, रहिए। मुसलमानों के गद्दार, अरे अखिलेश अपने यादव कौम को के टोपी से गद्दार, आपकी नफरत, कौम आपको देख अखिलेश रही यादव को होगी, दाढ़ी पता से नहीं रिजवी कैसे साहब, मौलाना लगा अखिलेश रहे अपने यादव नाम को के कुर्ता आगे। पजामे से बताइए, नफरत, आप लगाइए अखिलेश बीजेपी के यादव को चट्टुकार, मुसलमानों की टोपी से बीजेपी के नफरत, चट्टुकार अखिलेश लगाइए, यादव को मुसलमानों की दाढ़ी से बीजेपी के नफरत, चट्टुकार है, आप अखिलेश यादव लगाइए, को आप कुछ मुसलमानों भी के बोलिए। मसाइल से मैं नफरत, इसीलिए बोलती ताकि अखिलेश आपकी यादव को हकीकत मुसलमानों पता के चले। मसाइल से लोगों को नफरत, लगता है नहीं अखिलेश मुसलमान यादव तो को बड़ा रिजवी समर्थन मुसलमानों कर साहब, के रहे हैं, रिजवी साहब, वक्फ अगर बोर्ड आप अखिलेश इस जो तरह भी की बातें चेंज आ रहा करेंगे है। तो फिर हम टॉपिक अखिलेश से यादव डिरेल को हो दाढ़ी जाएंगे। से नफरत, पूजा जी को अखिलेश जवाब यादव देने दीजिए, मुसलमानों उसके के बाद दुश्मन, फिर आपका रिएक्शन ले लेते हैं। पूजा जी आप बताइए ना। जी आशीष जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कागज तो दिखाने चाहिए। अखिलेश यादव आप बताइए, मुसलमानों के जब दुश्मन, वक्फ बोर्ड ने अखिलेश यादव कहा गया कि मुसलमानों जो के है दुश्मन, संभल में अखिलेश कि ये यादव को वक्फ बोर्ड की मुसलमानों की संपत्ति है टोपी जो से नफरत, एएसआई अखिलेश संरक्षित है, यादव को तो मुसलमानों की आप दाढ़ी वो से क्या नफरत। बोला वहाँ
वहाँ के पूजा डीएम जी ने को दाढ़ी वहाँ से के नफरत, डीएम ने कहा पूजा आशीष जी जी को कि टोपी ये टोपी कागज से नहीं नफरत। दिखा पा रहे पूजा हैं, जी को इसलिए यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है। और जहां जहां पे वक्फ बोर्ड की संपत्ति अगर घोषित होती है, गैजेट जारी होता है, वहां का जो जिला अधिकारी होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए। जब तक वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके ये घोषित नहीं करता है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है या वक्फ बोर्ड की संपत्ति, तब तक उसके पास नहीं जाता है। अगर कहीं पे आपको लगता है कि गलत हुआ है आशीष जी, तो वहां पे जहां जहां आपको लगता है गलत हुआ है, और वहां पे जब जब जो जो जिला अधिकारी रहा है उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित नहीं हो सकती। और उसके बाद में आ जाते जो एक और वहम फैलाया जाता है कि वक्फ ट्रिब्यूनल कि उसकी जो है उसके जजमेंट को और कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। आपको पता होगा पुणे इमाम बाड़ा का मामला 2025 वक्फ बोर्ड की जो है ट्रिब्यूनल ने 2023 में वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित किया था। 2025 मार्च में बॉम्बे हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड जो वक्फ ट्रिब्यूनल की जो जजमेंट है उसको पलट दिया कि नहीं, ये हाई वक्फ कोर्ट बोर्ड में की कुछ संपत्ति मामले नहीं आए है। हैं, मुझे तो वो मामला तो भी याद है कि जब वक्फ बोर्ड ने घोषित कर दिया था
कि ताजमहल जो है वो वक्त की प्रॉपर्टी है और मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में आया। मैं तो चूंकि 20 साल से सुप्रीम कोर्ट ही कवर कर रहा हूं, मैंने उस केस को कवर भी किया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि ये किस तरह की बात है कि आप ताजमहल को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दे रहे हो, और कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी थी। तो ऐसे कई मामले सामने आए हैं पूजा जी, अगर इतिहास के गर्त में जाएंगे, अगर पीछे जाएंगे तो बहुत सारे मामले मुझे भी ध्यान में है, वो सारे एक साथ करके मैं बताना शुरू करूंगा जो मामले अलग अलग अदालतों में आए हैं। तो किस तरह के क्लेम किए गए हैं? क्लेम तो ये भी किया गया कि जो नई संसद बनी है पार्लियामेंट की, वो भी वक्फ बोर्ड की पूजा जी को बहुत टाइम दे दिया, पूजा जी पे डिबेट कर रहे हैं। रिजवी साहब को भी सुन लेते हैं, रिजवी साहब को भी सुन लेते हैं, फिर रुद्र जी के पास भी आएंगे। रिजवी साहब आप अपनी बात को रखिएगा। अरे मुझे आपने मौका नहीं देंगे, सारा टाइम आपने पूजा जी को दे दिया। साहब मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप अपनी बात को रखिए। आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं, आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं। साहब आप अपनी बात को रखिए, लेकिन व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप मत करिए ना, आप अपनी बात को रखिए, बात को रखने से मना नहीं है। आपने मेरी आवाज आप अपनी बात को रखिए। पूजा जी रिजवी साहब को सुन लीजिए। नहीं, मेरी आवाज आपने क्यों बंद की बताइए। नहीं, आपकी आवाज बंद नहीं हुई थी, आपकी आवाज बंद नहीं हुई थी रिजवी साहब। चूंकि मैं फील्ड से एंकरिंग कर रहा हूं, इसलिए मेरी आवाज को प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा एम्बियंस है, इसलिए मेरी आवाज को हाई रखा जाता है। रिजवी साहब आपकी किसी ने आवाज बंद नहीं की, वही अगर मैं स्टूडियो में होता तो सबका जो आवाज का लेवल होता वो बराबर होता। ये टेक्निकल एस्पेक्ट है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप अपनी बात को रखिए। आपके डिबेट में दोबारा नहीं आऊंगा, आप पूजा जी को बुलाइए, पूजा जी को बुलवाइए। मैं अरे रिजवी साहब आप अपनी बात को रखिए, आप कुछ भी कह रहे हैं। इंसाफ का काम नहीं किया है। अरे रिजवी साहब आप अपनी बात को तो रखेंगे ना। और मुझे टाइम नहीं दिया आपने और मेरी आवाज बंद कर दी। ये तो मेहमान को बुला के बेइज्जत करना है। मैं डिबेट छोड़ रहा हूँ और आइंदा मैं आपकी डिबेट पे नहीं बैठूंगा। रिजवी साहब अभी आपके पास समय है, आप अपनी बात को रखिए, फिर रुद्र जी के पास जाऊंगा। सबसे कम तो रुद्र जी को टाइम दिया, वो तो कुछ नहीं कह रहे हैं। चलिए वो चले गए। रुद्र जी आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई। देखिए आशीष जी, देश संविधान से चल रहा है और देश में एक संवैधानिक प्रक्रिया है और उसको सबका पालन करना चाहिए। और जहां तक आज के समय में ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में कुछ दल कूदे पड़े हैं, के लिए ये होड़ लगी है कि उनका रहनुमा कौन है और सबसे आगे की लिस्ट में हमारा नाम आए, इसी दौड़ में चल रहे हैं। जबकि केवल वो बयानबाजी से आगे और कुछ नहीं निकलना है। अगर उनको वाकई में मुसलमानों की फिक्र है तो उनके लिए वो काम करें, क्योंकि जितने लोग इस बात की बात कर रहे हैं, अगर ममता जी इस बात को कह रहे हैं तो ममता जी 15 साल से सरकार में है, उनके लिए वो काम करके लोगों को दिखाना चाहिए कि एग्जाम्पल सेट कर देना चाहिए। कांग्रेस की सरकार 60 साल में रही है देश में, तो ये बातें अब नहीं शोभा देती हैं। और दूसरी चीज जो बार बार इस बात को कहा जा रहा है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि पेपर नहीं होंगे, 200 साल पुराने कागज नहीं होंगे। तो जिस चीज के प्रमाण नहीं है उस चीज पे आपके दावा हो भी नहीं सकते, क्योंकि आशीष जी अब कल के डेट में मैं आशीष जी नहीं बन जाऊंगा कि मैं ही हो गया, उसके लिए प्रमाण देना पड़ेगा ना। और ये कह करके हम नहीं बच सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो सारे सवाल ये होते हैं कि संवैधानिक तरीके से आप इस पे जाइए। और 100 सालों से अगर कोई बात कही जा रही है, 1923 में कानून पारित किया गया, 2025 हो गया, 102 साल हो गए, उसके बावजूद अगर कोई कागज इकट्ठा नहीं कर पाया तो इसमें हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। समय की कमी है। पूजा जी आपका, रिजवी जी आपका और रुद्र जी आपका, आप तीनों खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। लेकिन देश की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट की ओर टिकी होंगी, जब सुप्रीम कोर्ट दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई शुरू करेगा। केंद्र सरकार अपनी बातों को रखेगी, राज्य सरकारें अपनी बातों को रखेगी, याचिकाकर्ता अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मन बना लिया है कि वो कानून पर तो रोक नहीं लगाएगा, लेकिन हाँ अंतरिम आदेश जरूर जारी करेगा।